नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये सेट 1 है एमसीक्यू का, सेट 2 भी जल्दी डालने वाले हैं हम लोग। अगर आपको पहले देखना है तो आप हमारे वेबसाइट पे naukrified.in पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन गन पाउडर। गन पाउडर में क्या सब्सटेंस यूज होता है? गन पाउडर में 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स यूज होता है। सबसे पहला तो पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा सल्फर, तीसरा चारकोल। पोटेशियम नाइट्रेट को सोडा बोलते हैं, सल्फर को गंधक बोलते हैं, चारकोल को कोयला बोलते हैं। अगर घर में आपने दिवाली में पटाखे बनाए होंगे तो उसमें ये तीनों का यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं और सोडियम नाइट्रेट को हम लोग चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं। पटाखे में अगर ग्रीन कलर देना हो तो हम लोग बेरियम का इस्तेमाल करते हैं, रेड कलर लाने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्शियम का इस्तेमाल करते हैं, ऑरेंज लाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है और ब्लू लाने के लिए कॉपर क्लोराइड यूज होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली रेड और ग्रीन वाला पूछता है लोग, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ अ मेटल। इनमें से मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कौन सा है? मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखने के लिए हम लोग आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये देखेंगे। पहला ऑप्शन में 2 और 7, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, तो ये नहीं होगा। मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जानने के लिए हम लोग एलिमेंट का आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो देखेंगे। अगर आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो समझ जाइए कि वो मेटल होगा। तो इनमें से 1, 2 या 3 किस में दिख रहा है आपको? लास्ट वाले में 2, तो ये हो जाएगा मेटल। इनफैक्ट ये मैग्नीशियम है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करेंगे 2, 8, 10, 2, 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। सबसे मैलिएबल और डक्टाइल मेटल कौन सा है? मैलिएबिलिटी क्या होता है? अगर मेटल्स को आप पीटेंगे तो वो टूटने की जगह थिन शीट्स में बन जाते हैं। और डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी मतलब मेटल्स को हम लोग वायर में कन्वर्ट कर देते। तो सबसे ज्यादा मैलिएबल और डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड। इनफैक्ट 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा वायर भी बना सकते हैं। अगर आपसे पूछे द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो होगा उसका आंसर सिल्वर। गोल्ड नहीं होगा, उसका आंसर होगा सिल्वर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर टू स्टॉप फायर इज। फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में कौन सा गैस यूज होता है? जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीजन फायर को सपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ऑक्सीजन के इफेक्ट को नलीफाई करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के इफेक्ट को नलीफाई करता है, तो CO2 हो जाएगा इसका आंसर। फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग CO2 डालते हैं। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। इनमें से मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे हम लोग। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाँ, मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हार्ड रहता है, हाँ मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई रहता है, इसीलिए तो रेलवे ब्रिजेस वगैरह बनाने में यूज होता है। इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई क्यों रहता है? क्योंकि इनका जो एटम्स है वो बहुत क्लोजली बॉन्डेड रहता है। नेक्स्ट, दे आर सोनोरस। हाँ, मेटल को अगर पीटेंगे आप किसी चीज़ से तो वो गूंजता है, यही प्रॉपर्टी को सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। दे आर ब्रिटल। नेक्स्ट, दे आर ब्रिटल। क्या मेटल्स ब्रिटल होते हैं? नहीं। ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस वो प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का, अगर उसको आप पीटेंगे किसी चीज़ से तो वो बेंड ना होकर वो टूट जाएगा। तो मेटल क्या होता है? टूटता नहीं है। जैसे आप शीशा को देख लीजिए, शीशा को ऊपर से गिराएंगे तो वो बेंड होगा, वो बेंड नहीं होगा, वो टूट जाएगा। ये प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दे आर ब्रिटल। नेक्स्ट, सीवीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। सीवीड्स में क्या पाया जाता है? सीवीड्स में हमें मिलता है आयोडीन। सीवीड आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। आयोडीन की कमी से ह्यूमन बींग्स में एक बीमारी होता है जिसे गॉइटर बोला जाता है। गॉइटर में गला देखिएगा फूल जाता है, तो गॉइटर किस एलिमेंट के कमी से होता है? आयोडीन से। और आयोडीन ही ऐसा एक नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है, जिसमें चमक होता है। तो याद रखिएगा, आयोडीन में चमक होता है। वैसे नॉन मेटल्स में चमक होते नहीं है, पर आयोडीन में चमक होता है। दे आर लस्ट्रस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट एंड द लाइटेस्ट मेटल। इनमें से कौन सा हेवीएस्ट और लाइटेस्ट मेटल है? तो हेवीएस्ट मेटल होता है अपना ऑस्मियम और लाइटेस्ट मेटल होता है लिथियम। इसे कैसे याद रखेंगे लाइटेस्ट को? अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर सजाया गया है, पर कुछ एलिमेंट को अगर हम लोग छोड़ दिया जाए तो वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास भी सजा हुआ है। तो अगर आप पहला कुछ एलिमेंट अगर देखें, जैसे स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आता है? हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन क्या है? मेटल नहीं है, वो एक गैस। नेक्स्ट आता है हीलियम। हीलियम भी एक गैस है। उसके बाद 3 नंबर पे आता है लिथियम। लिथियम क्या है? एक मेटल है। तो पीरियोडिक टेबल में मेटल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो लिथियम। अगर पूछे लाइटेस्ट गैस कौन सा है तो हाइड्रोजन हो जाएगा, और लाइटेस्ट नोबल गैस अगर पूछे तो हीलियम हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द मेटल दैट फॉर्म्स एमेलगम विद अदर मेटल्स इज, कौन सा मेटल दूसरे मेटल के साथ एमेलगम बनाता है? तो वो हो जाएगा मरकरी। अगर मरकरी कोई दूसरा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसे हम लोग एमेलगम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेटल जिंक के साथ कोई कंपाउंड बना रहा है ZnH, तो उसे हम बोलेंगे जिंक एमेलगम। पर मरकरी आयरन के साथ एमेलगम नहीं बनाता है, इसीलिए मरकरी को हम लोग आयरन वेसल में रखते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरकरी कौन से मेटल के साथ एमेलगम नहीं बनाता है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है, तो हो जाएगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज सोडियम केप्ट इन केरोसिन? सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, उसे नॉर्मली ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देने से उसमें आग पकड़ लेता है, तो इसीलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इनफैक्ट सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैचेस फायर इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉरेंडम? इनमें से कॉरेंडम कौन सा है? आंसर हो जाएगा Al2O3। Al2O3 को कॉरेंडम बोलते हैं। कॉरेंडम नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस में सेकंड हार्डेस्ट होता है। पहला तो डायमंड होगा नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस में, दूसरा आता है Al2O3 कॉरेंडम। अगर नेचुरली ऑकरिंग आर्टिफिशियल दोनों कंसिडर करें तो वुडसाइड बोरोन नाइट्रेट बोल के एक सब्सटेंस है, वो सबसे हार्डेस्ट होता है, उसको वो डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड होता है। ये एग्जाम में अब क्वेश्चन भी पूछने लगा है कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है। अगर नेचुरल बोले तो डायमंड हो जाएगा, अगर नेचुरल ना बोले तो वुडसाइड बोरोन नाइट्रेट आप लिखिएगा। दो इंपॉर्टेंट जेम्स है कॉरेंडम का, दो इंपॉर्टेंट जेम्स है कॉरेंडम का ही वैरायटी का, उसको रूबी और सैफायर बोलते हैं। आपने सुना होगा रूबी और सैफायर के बारे में। रूबी का कलर होता है रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम, और सैफायर का कलर वेरी करता है, उसमें कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका कलर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स है इधर। PbO मतलब लेड ऑक्साइड लिथार्स को बोलते हैं, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका को बोलते हैं, SiC सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोरेंडम को बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which among the following metal oxides react both with acid and base to give salt and water? इनमें से कौन सा मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करे या बेस के साथ रिएक्ट करे, दोनों केसेस में सॉल्ट और वाटर देता है? तो ये जानने से पहले आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जानना होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर देता है, और जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं कुछ को छोड़ के वो सारे बेसेस होते हैं, और कुछ मेटल ऑक्साइड बेस भी होते हैं और एसिड भी होते हैं, दोनों की तरह एक्ट करते हैं एज अ बेस और एज एन एसिड। इन सारे मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका कुछ एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड। मोस्टली दो ही ऑक्साइड पूछता है एम्फोटेरिक में, एक जिंक पूछता है, एक एल्यूमिनियम। तो जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाइए या बेस के साथ रिएक्ट करवाइए, दोनों केसेस में वो सॉल्ट और वाटर ही देगा। क्योंकि अगर आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो एसिड बन जाएगा, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो बेस बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड? इनमें से कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है? मेटल ये जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो होता क्या है। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, पर कुछ मेटल्स जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल, वो लोग क्या होते हैं, फर्दर डिसॉल्व कर जाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बना जाता है। बस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट्स हैं, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वो लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कौन सा मेटल दिख रहा है? इधर पे हम लोग को सोडियम दिख रहा है। सोडियम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस तो है ही, एल्कली भी है। एल्कली क्या होता है? वो सारे बेसेस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी बेसेस हैं वो सारे वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उन्हें हम लोग एल्कलीज भी बोलेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ग्रुप 2 का एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे? एल्कलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू लिबरेट विच गैस। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके कौन सा गैस निकालते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, अगर कैंडल उसके पास आप ले जाएंगे तो वो पॉपअप साउंड के साथ फूटता है। यही पॉपअप साउंड हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द ग्लास यूज्ड फॉर मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म्स इज। कौन सा ग्लास लेंसेज और प्रिज्म बनाने में यूज़ होता है। फ्लिंट ग्लास कहाँ यूज़ होता है, फ्लिंट ग्लास यूज़ होता है लेंसेज और प्रिज्म बनाने में। सोडा लाइम ग्लास का यूज़ होता है ड्रिंकिंग ग्लास बनाने में, या आप बाहर जितने भी कोको कोला या पेप्सी थम्सअप का बॉटल बनता है वो सारे सोडा लाइम ग्लास का रहता है। पायरेक्स ग्लास जो है, जितने भी लेबोरेटरी में हाई क्वालिटी ग्लास बनते हैं जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, वो सारे पायरेक्स ग्लास से बनता है। यहाँ तक कि किचन के भी कुछ कुछ यूटेंसिल्स जो शीशा का होता है वो भी पायरेक्स ग्लास से बनता है, क्योंकि इसका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्वारिजिया दैट इज़ यूज्ड इन डिजॉल्विंग। व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्वारिजिया दैट इज़ यूज्ड इन डिजॉल्विंग गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम ऐसे दो मेटल्स हैं जिन्हें इंडिविजुअली कोई एसिड डिज़ोल्व नहीं कर सकता। इनके लिए एक स्पेशल सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं जिसमें 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड रहता है, और उसे हम लोग बोलते हैं एक्वारिजिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। इसको याद करने का तरीका क्या है, HNO3 में 3 आता है तो इसमें 3 नहीं होगा, 1 होगा। HCl में 3 नहीं आता है तो इसमें 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। प्योर गोल्ड कितना कैरेट होता है। प्योर गोल्ड 24 कैरेट होता है। ऐसे दुकान में हम लोग को 22 कैरेट का सोना मिलता है, और 2 कैरेट में कुछ भी मिला सकता है लोग, जैसे सिल्वर भी मिलता है, कभी कभी कॉपर भी मिलाया जाता है। तो प्योर गोल्ड याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। प्योर गोल्ड याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट पॉसिबल। इन चारों में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये जानने के लिए हम लोग को एक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा। एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले मेटल्स रहते हैं अपने नीचे वाले मेटल्स कंपाउंड में से मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जैसे जिंक और कॉपर। जिंक कहाँ प्लेस्ड है, कॉपर के ऊपर प्लेस्ड है, तो जिंक कॉपर को आराम से इसमें से डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगा, पॉसिबल है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट, लेड प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड। लेड भी कहाँ प्लेस्ड है एक्टिविटी सीरीज में, कॉपर के ऊपर प्लेस्ड है। तो लेड क्या करेगा, क्यूप्रिक क्लोराइड, तो लेड क्या करेगा, क्यूप्रिक क्लोराइड में से कॉपर को बाहर निकाल देगा, खुद जाके बैठ जाएगा। तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस जिंक। इसमें देखिए जिंक जो है एल्यूमिनियम के नीचे है, तो जिंक एल्यूमिनियम क्लोराइड में से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एक्सप्लेनेशन में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी एल्यूमिनियम मस्ट। मैक्सिमम स्टेबिलिटी पाने के लिए एल्यूमिनियम को क्या करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 2, 8 और 3। और मेटल्स क्या करते हैं, अपने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। बाहरी कक्ष में, बाहरी शेल में एटम्स को 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ता है स्टेबिलिटी के लिए। तो स्टेबिलिटी रखने के लिए एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा। ये दो तरह से स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसके लिए क्या इजी रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देना। एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है एल्यूमिनियम का, 2, 8, 3। तो ये 3, 8 कैसे बन सकता है, या तो 3 ये दे दे तो बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या 5 ले ले, तो 5 लेना मुश्किल है इसके लिए, इसीलिए क्या करता है, 3 छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। ये करने से पहले तो आपको सल्फर का एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, 2 8 6। तो आउटर शेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो आउटर शेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इनमें से कौन सा आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी नहीं है। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ, आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। क्यों, क्योंकि वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने रहते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी एक्वस सोल्यूशन में हम आयनिक कंपाउंड्स रखते हैं तो अपने आयंस में टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl का लीजिए, फॉर एग्जांपल NaCl को अगर आप एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये आयंस ही करते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस एक्वस सोल्यूशन में आयंस में टूट जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गलत है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक उसका उल्टा। तो 2 चीज याद रखिएगा, एक तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब, तो याद रखिएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आयनिक बॉन्ड। Which element constitutes the most part of earth crust? अपने अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है। अगर एलिमेंट पूछे अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा कौन सा है तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर मेटल पूछे, अगर सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछे तो उसका आंसर होगा आयरन। और इसको आप एटमॉस्फेयर से कंफ्यूज नहीं करिएगा। एटमॉस्फेयर में अगर पूछता है सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है तो उसमें हो जाएगा नाइट्रोजन, 2 नंबर पे ऑक्सीजन आता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि नाइट्रोजन 78 to 79% है और ऑक्सीजन 20 to 21% है। तीसरा नंबर पे आता है आर्गन। याद रखिए, कभी कभी तीसरा नंबर भी पूछ देता है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में क्या ट्रू है इनमें से। ऑप्शन 1, मिनरल्स आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड इन अ प्योर फॉर्म। मिनरल्स के हमेशा प्योर फॉर्म में ऑब्टेन्ड होते हैं, नहीं, गलत। ऑल मिनरल्स आर ओर्स बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल्स। मिनरल्स और ओर्स में क्या डिफरेंस होता है। ओर्स से हम लोग मेटल बना सकते हैं, पर मिनरल से हम लोग मेटल बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मिनरल से मेटल बनाना क्योंकि जितना वैल्यू का मेटल नहीं बनेगा उससे ज़्यादा उसका एक्सट्रैक्शन में पैसा लग जाएगा। इसीलिए सारे मिनरल्स को हम लोग मेटल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पर वो सारे मिनरल्स जिससे हम लोग मेटल्स बना सकते हैं ईजिली, बहुत कम पैसा खर्चा करके, उसे हम लोग ओर्स बोलते हैं। तो इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। याद रखिएगा, मिनरल्स क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और ओर्स उसका सबसेट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या था, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर नॉट मिनरल्स। गोल्ड और प्लैटिनम भी तो मिनरल्स ही है। गोल्ड प्लैटिनम ऐसा मेटल्स है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि इनका रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसीलिए गोल्ड और प्लैटिनम फ्री स्टेट में मिलता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन दे देगा आपको 4 और उसमें एक गोल्ड दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा मेटल्स फ्री स्टेट में पाया जाता है, ज़्यादातर गोल्ड ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द अर्दी इम्प्योरिटीज इन ओर्स आर कॉल्ड। जो ओर्स में गंदगी पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं गैंग। ये गैंग हटाने के लिए, ये गंदगी जो रहता है इसे हटाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं ओर्स में, फ्लक्स ऐड करते हैं। फ्लक्स और ये जो गैंग मिल के एक सोल्यूशन तैयार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेटल विच इज फाउंड इन फ्री स्टेट इज। कौन सा मेटल फ्री स्टेट में मिलता है, तो अभी हम लोगों ने देखा गोल्ड हो जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, इसका रिएक्टिविटी बहुत लो है, इसीलिए गोल्ड फ्री स्टेट में मिल जाता है हम लोग को। बाय विच प्रोसेस आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। आयरन को कौन से प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, याद रखिएगा रिडक्शन से। और एक बड़ा ही फेमस रिएक्शन है आयरन का। आयरन को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय रिडक्शन। किससे, कार्बन से इसका रिडक्शन करवाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द मिनरल एलिमेंट विच इज एसेंशियल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा एलिमेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन में
हेल्प करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनाना। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहता है उससे नाइट्रोजन का यूजफुल कंपाउंड बनाना, जैसे अमोनिया हो गया। इसके लिए एक बैक्टीरिया रहता है सॉइल में, बहुत बार पूछा जाता है कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो इसका नाम याद रखिएगा, एजोटोबैक्टर। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स? सल्फाइड ओर्स के कंसंट्रेशन में कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है? तो सल्फाइड ओर्स में हम लोग रोस्टिंग करते हैं। देखिए सल्फाइड में एस आता है, रोस्टिंग में भी एस आता है, तो इससे रिलेट कर सकते हैं आप लोग, सल्फाइड में रोस्टिंग। अगर कार्बोनेट ओर पूछ देता तो कार्बोनेट ओर में हम लोग करते हैं कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर में रोस्टिंग, कार्बोनेट ओर में कैल्सिनेशन। रोस्टिंग जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और कैल्सिनेशन जो होता है इसमें ऑक्सीजन का बहुत लिमिटेड प्रेजेंस रहता है। यही फर्क है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में। रोस्टिंग में सल्फाइड ओर्स, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर्स। नेक्स्ट, हाउ इज सोडियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर? सोडियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से? सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। एक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आप नोट्स देखे होंगे उसमें एक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने सारे मेटल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक हाईली रिएक्टिव मेटल, दूसरा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, तीसरा लो रिएक्टिविटी मेटल। तो सोडियम किस में आएगा? हाईली रिएक्टिव मेटल्स में। और हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से एक्सट्रैक्ट करते थे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता था? 2 इलेक्ट्रोड लिया जाता था, एक कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज रहता था, एक एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहता था। सपोज NaCl को हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है, NaCl से सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसमें करंट दिया जाता है सेल के थ्रू। जब करंट दिया जाता है उसमें, तो NaCl का जो पॉजिटिव पार्ट है Na+, वो चला जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड। तो Na+ चला जाएगा कैथोड के पास, और Cl- चला जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, एनोड के पास। ये रहा एक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट, विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन ज्वाइनिंग ब्रोकन आयरन पीस? ब्रोकन आयरन पीसेस को जो हम लोग जोड़ते हैं, ऐसे रेलवे ट्रैक्स को जोड़ा जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। एल्यूमिनियम कहाँ प्लेस्ड है? आयरन के ऊपर है। अगर आप एक्टिविटी सीरीज देखेंगे, आयरन यहाँ पे है और एल्यूमिनियम कहाँ है? एल्यूमिनियम यहाँ पे है। एल्यूमिनियम क्या करेगा? एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा इसमें से और अपने जाके बैठ जाएगा। तो Al2O3 बन गया और ये 2Fe बन गया। और ये रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होता है, इतना हीट जनरेट होता है इसमें, कि ये जो मेटल निकलता है वो मोल्टेन फॉर्म में रहता है। तो मेटल्स के जितने ब्रोकन पीसेस रहता है उसमें ये मोल्टेन आयरन डाला जाता है, तो वो क्या होता है? तो वो क्या करता है? उसे जोड़ देता है। स्पेशली इसको रेलवे ट्रैक्स जोड़ने में यूज़ किया जाता है। इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट कलर्ड कोटिंग डज कॉपर गेट ड्यू टू कोरोजन ऑफ कॉपर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट कलर कोटिंग डज कॉपर गेट ड्यू टू कोरोजन ऑफ कॉपर? कोरोजन के कारण उस पर कौन सा कलर आ जाता है? याद रखिएगा, ग्रीन कलर हो जाता है उस पर से। जब कॉपर कार्बोनेट बनता है तो उस पर ग्रीन कलर का तो उसमें ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है कोरोजन का। अगर सिल्वर का कोरोजन पूछे तो सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है। अगर आयरन का पूछे तो आयरन ब्राउन कलर का हो जाता है। आयरन के कोरोजन को ही हम लोग बस रस्ट बोलते हैं। रस्ट और किसी मेटल का कोरोजन को हम लोग रस्ट नहीं बोलते, बस आयरन के लिए ही यूज़ करते हैं। और रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आयरन का वेट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच अमंग द फॉलोइंग इज मैग्नेटाइट? इनमें से कौन सा आयरन का ओर मैग्नेटाइट है? तो याद रखिएगा, Fe3O4 को मैग्नेटाइट बोला जाता है, Fe2O3 को हेमेटाइट बोला जाता है, FeCO3 को सिडराइट बोला जाता है, FeCO3 को सिडराइट बोला जाता है, और FeS2 को आयरन पायराइट बोला जाता है। अपने कंट्री में सबसे ज़्यादा
हेमाटाइट पाया जाता है Fe2O3। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा आयरन ओर सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलता है, तो याद रखिएगा Fe2O3 मिलता है हम लोग, Fe2O3 मिलता है हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रस्ट? रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 XH2O। वाटर का मॉलिक्यूल वेरी करता है तो इसीलिए हम लोग X लिखते हैं इसमें। एक पर्टिकुलर कोई वाटर का मॉलिक्यूल है नहीं, 1 2 3 4 ऐसा करके है नहीं, इसका वेरी करता है, इसीलिए हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल में X लिखते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा Fe2O3 XH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एनोडाइजिंग इज एसोसिएटेड विथ विच मेटल? कौन से मेटल के साथ एनोडाइजिंग किया जाता है? एनोडाइजिंग हम लोग करते हैं एल्यूमिनियम के साथ। इसमें होता क्या है, एल्यूमिनियम के ऊपर हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ाते हैं। ये इससे क्या करता है कि एल्यूमिनियम कोरोड नहीं होता है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर रहता है एल्यूमिनियम को कोरोजन से बचाता है। इसमें और एक तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेटल को हम लोग जानबूझ के कोरोड करवाते हैं, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर हम लोग चढ़ाते हैं एल्यूमिनियम का ऊपर, तो एल्यूमिनियम को हम लोग जानबूझ के कोरोड करवाते हैं क्योंकि उसको बचाना है कोरोजन से। और याद रखिएगा एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कोटिंग ऑफ व्हाट कंपाउंड ऑन एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन एनोडाइजिंग? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 33 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था। सेट 1 अपना खत्म हो गया। सेट 2 भी बहुत जल्दी दे देंगे। अगर आपको पहले देखना है सेट 2 तो हमारे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उधर से आप वेबसाइट का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।